हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स पर। आज हम देखेंगे एमए के जो फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको उनके उत्तर के साथ देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाए हैं और उसके उत्तर के साथ उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है, फिर उसके बाद हम दोनों के जो अंतर है उसे एक चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक एक ऐसा कानून है जिसमें करों को लगाना, करों ऋणों को समाप्त करना, समेकित निधि से धन विनियोजन, लेख लोखा समिति शामिल है। इसके बाद इसे धन विधेयक कहा जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा में ही चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वो भी एक केवल मंत्री के द्वारा। कोई से जो सदस्य होता है वो नहीं कर सकता, केवल जो मंत्री होते हैं वही इसे चर्चा के लिए लाते हैं। और यह सिर्फ निचले सदन में लाया जाता है और यहाँ से पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में भेज दिया जाता है, यानी राज्यसभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। केवल विधेयक को मंजूरी दे सकता है जो राज्यसभा है, इसमें बदलाव के सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसे अस्वीकार करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है और वह इस बिल को 14 दिन के भीतर निचले सदन को वापस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित कानून के मसौदे के रूप में वर्णित किया जाता है जिससे अधिनियम बनने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक में वे चीज़ें शामिल हैं जो धन विधेयक, वित्त विधेयक, अध्यादेश के स्थान पर विधेयक और संशोधन संविधान जो बिल है ये शामिल नहीं होते। इन्हें छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सब साधारण विधेयक में आती हैं और इन्हें कोई निजी मंत्री, निजी सदस्य या फिर मंत्री द्वारा दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य में से प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए संसद के निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया है और उसे पारित करने के बाद उच्च सदन में भेजा जाता है और उच्च सदन में इस विधेयक में जो उच्च सदन है लोकसभा विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है। इसे 6 महीने के भीतर निचले सदन में वापस कर सकता है। अगर वह 6 महीने के अंदर इसे वापस नहीं करता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इन दोनों के बीच तुलना क्या है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों का अर्थ। तो साधारण विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक, अध्यादेशों को प्रस्तावित करने वाले बिलों और संविधान संशोधन बिलों के मामले शामिल नहीं हैं। और धन विधेयक देखें तो ये एक मनी बिल है, इसे एक सरकारी बिल कहते हैं जो धन से संबंधित मामलों से संबंधित है, जैसे करों को लगाना और ऋण, सरकारी व्यय आदि को समाप्त करना। इसका अर्थ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका परिचय कैसे, कौन सदस्य इसे संसद में पेश कर सकते हैं। तो जो साधारण विधेयक है इसे कोई भी मंत्री या फिर निजी सदस्य निचले या उच्च सदन में पेश कर सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है उसे केवल एक मंत्री और वो भी सिर्फ निचले सदन में ही पेश किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है या नहीं। तो जो साधारण विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वो धन विधेयक है उसके लिए अनिवार्य है राष्ट्रपति की सिफारिश, उससे पूछ कर ही उनके कहने पर ही ये पेश किया जाता है। अब हम देखते हैं कि विधेयकों में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को मंजूर या अस्वीकार या वापस कर सकते हैं और जो धन विधेयक है उसी के लिए भी सेम, राष्ट्रपति के लिए सेम शक्तियाँ हैं। आगे हम देखते हैं कि राज्यसभा की क्या महत्व है, राज्यसभा का बिलों को लेकर राज्यसभा किस तरह से कार्य करती है इनके लिए। तो राज्यसभा साधारण बिल में संशोधन अस्वीकार कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसे संसद जो साधारण विधेयक है उसमें संशोधन भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन जो धन विधेयक है इसमें सिर्फ सिफारिशें कर सकती है राज्यसभा, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। और साधारण विधेयक को यह अपने पास 6 महीने तक रख सकती है, लेकिन जो धन विधेयक है उसे सिर्फ अपने पास 14 दिन से अधिक तक नहीं रख सकती, बस 14 दिन के लिए रख सकती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस विधेयक को ना दे, निचले सदन के पास ना भेजे, तो वह इसके द्वारा फिर भी पारित ही समझा जाता है। आगे देखते हैं स्पीकर की स्वीकृति इसके लिए कितनी ज़रूरी है। जो लोकसभा स्पीकर है
यदि जो साधारण विधेयक है, यदि विधेयक को पहले निचले सदन में पेश किया जाता है तो उच्च सदन में प्रेषित करते समय स्पीकर की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो धन विधेयक है इसे उच्च सदन में स्थानांतरित करते समय अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तो हमारा एक क्वेश्चन और इसका उत्तर हमने देख लिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका क्या महत्व है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल, इनकी महत्व, इनको हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं कि क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां एक क्षेत्रीय एजेंडे वाली पार्टियां हैं और ज़्यादातर एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं। उदाहरण के लिए भारत में शिवसेना, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि हमारे पास भारत में बहुपक्षीय प्रणाली है। गठबंधन सरकार के नए युग में क्षेत्रीय दलों के महत्व को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस का पतन पूर्व पीएम पंडित की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी पर जनता ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की। बदले में उसने कई क्षेत्रीय दलों के उदय को आमंत्रित किया। भारत की सांस्कृतिक विविधता और वर्ग, जाति और जातीयता के संदर्भ में बहुलता, इससे प्रमुख जातियों और वर्गों के आधार पर भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण होता है। क्षेत्रीय दलों की हम विशेषता देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो यह आमतौर पर एक राज्य या किसी विशेष क्षेत्र में सीमित चुनावी आधार के साथ संचालित होता है। किसी विशेष क्षेत्र में सीमित चुनावी आधार के साथ संचालित होते हैं। वे जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई लाइनों के आधार पर क्षेत्रीय हित के लिए काम करते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, यह आमतौर पर स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए इसका कोई झुकाव नहीं होता है। अगली विशेषता है, यह भारत में अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की इच्छा रखते हैं। अब हम देखते हैं भारत में क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण। भारत में क्षेत्रीय दलों के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय संस्कृति और जातीयता के आधार वाली पार्टियां भारत में शिरोमणि दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट। और राष्ट्रीय पार्टी में विभाजन से बनी पार्टियां हैं बांग्ला कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, बीज जनता दल। आगे हम जानते हैं क्षेत्रीय दलों की भूमिका। हमारा प्रश्न है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ बता देंगे, उसके बाद इसकी लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो फिर उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद हम क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका देखते हैं। सहभागिता के दायरे को बढ़ाकर लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधि बनाना। लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधि बनाते हैं क्षेत्रीय दल। और क्षेत्रीय स्तर पर विशेष रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन प्रदान करते हैं। और आगे देखते हैं, उन्होंने जनजातियों की मांगों को सामने रखते हुए मिजो नेशनल फ्रंट जैसे स्थानीय मुद्दों को बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए एक स्थान प्रदान किया है। ये अपने जो आसपास की या जनजातियों की जो मांगे हैं उन्हें सामने रखते हैं सरकार के। क्षेत्रीय दलों ने राज्य को आवाज़ और सौदेबाजी की शक्तियाँ प्रदान करके भारतीय लोकतंत्र की संघीय दूरी को भी मजबूत किया है। और अगला इनका महत्व है, उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है और नेतृत्व की भूमिका को केवल प्रमुख दलों के चुंगल से बाहर निकालना है। उन्होंने मतदाताओं के लिए विकल्पों को व्यापक बनाने में भी मदद की है। अब एक मतदाता पार्टी को अपने राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करते हुए वोट दे सकता है। क्षेत्रीय दलों के प्रयासों के कारण लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। वे संकीर्ण और स्थानीय सामाजिक मुद्दों को देखते हैं और उन्हें जनता के सामने लाते हैं। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में जो स्थानीय सामाजिक मुद्दों को देखते हैं और उन्हें जनता के सामने लाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे भारत में दबाव समूह, और जो दबाव समूह हैं वह भारतीय राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका उत्तर अब हम देखेंगे। तो भारत में दबाव समूह एक सिंहावलोकन है। हम जानेंगे कि दबाव समूह क्या होता है। तो दबाव समूह एक ऐसे
क्षेत्रीय संगठन मतलब दबाव समूह ऐसे संगठन या संस्थाएं होती हैं जो राजनीति में अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। अब हम चलो इसे समझते हैं। भारत में दबाव समूह एक सिंहावलोकन इसे हम छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखो ये जानते हैं कि दबाव समूह क्या है। तो दबाव समूह वे संगठन हैं जो सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और दबाव समूह तब बनते हैं जब समान हितों, समान विचारों और समान आकांक्षाओं वाले लोग एक ही उद्देश्य के लिए या एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। अब हम जानेंगे कि इनके कार्य क्या हैं। दबाव समूह के कार्य देखते हैं। प्रत्येक समाज में चाहे वह लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी हो, हित समूह या फिर दबाव समूह सार्वजनिक नीति को वांछित रूप में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और साथ ही देश पर शासन करने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। दबाव समूह पीछे से कार्य करते हैं, मतलब सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से सरकार में या राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी देखते हैं, दबाव समूह अनुकूल नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक स्वभाव चाहते हैं। यह अनुकूल नीति निर्णय और प्रशासनिक स्वभाव चाहते हैं। वे अपनी गतिविधियों के रूप को समायोजित करते हैं और यह सरकारी तंत्र के भीतर प्रभावी शक्ति के वितरण के रूप में सरकारों की औपचारिक संवैधानिक संरचना को प्रभावित नहीं है। इस प्रकार समूह राजनीति का रूप सरकारी संरचनाओं, गतिविधियों और उनकी रुचि के दायरे या तीव्रता के दृष्टिकोण से परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। जहाँ तक सरकारी ढांचे का संबंध है, यह बताया जा सकता है कि किसी को राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार को देखना चाहिए। और चौथी हम इसका कार्य देखते हैं। सरकार की एकात्मक प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रीय राजधानी में समूहों की उच्चतम इकाइयाँ होती हैं, लेकिन सरकार की संघीय व्यवस्था वाले देशों में कई समूहों की स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी अपनी इकाइयाँ होती हैं। दबाव समूहों की स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, जो कि बड़े संघात्मक राज्य होते हैं, वहाँ पर ये अपनी इकाइयाँ बनाकर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह भारतीय राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। भारत में दबाव समूहों को प्रभाव का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिंदु प्रासंगिक हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, दबाव समूहों की राजनीति सरकारी गतिविधि के चैनलों द्वारा वातानुकूलित होती है और उस स्थान को देखना चाहिए जहां वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं। इसके कारण ही समूह अपना ध्यान विधायिका और केंद्र पालिका पर केंद्रित करते हैं। कार्य की जनता की राय बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं यह किस तरह भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। जब संसद और कैबिनेट की एजेंसियां नौकरशाही और प्रशासन की अन्य छोटी शाखाओं को अपना अधिकार सौंपती हैं, तो दबाव समूह इस हद तक अपने प्रभाव को भेदते हैं कि सिविल सेवा का तटस्थ चरित्र भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। आगे हम देखते हैं, दबाव समूहों के प्रति प्रशासनिक एजेंसियों का रवैया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात यदि विधायी सीटों पर बैठे लोकप्रिय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधि इन समूहों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं, तो वे सरकार के लिए अनुकूल पहुंच की भावना महसूस करते हैं। अगर इसके विपरीत जब नेतृत्व एक सत्तावादी या पारंपरिक या रूढ़िवादी प्रकार का होता है, जो किसी एक प्रमुख राजनीतिक दल या सैन्य सत्ता में किसी विशेष गुट के नुकसान के लिए काम करता है, तो समूह जो दबाव समूह हैं, इनमें असंतोष की भावना होती है और वे अधिक अस्पष्ट चैनलों के माध्यम से कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर इनके हितों को पूरा नहीं किया जाता है, तो फिर ये अस्पष्ट चैनलों मतलब अस्पष्ट तरीके से इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं दबाव समूह के उद्देश्य क्या हैं। सभी दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को प्रभावित करना है जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। अर्थात जो लोग निर्णय लेते हैं, दबाव समूह उनको प्रभावित करते हैं अपने हितों के लिए। दबाव समूह राजनीतिक शक्ति की तलाश नहीं करते, लेकिन वे उन लोगों के द्वारा किए गए निर्णयों को प्रभावित करते हैं जिनके पास राजनीतिक शक्ति है। हमारा तीसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। अब हम जानेंगे भारतीय दल प्रणाली के बारे में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय दल प्रणाली क्या है और भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की जो दल प्रणाली है, भारत में दल किस तरह से हैं, तो इसको हम जानेंगे। तो चलिए, राजनीतिक दलों की महानता है लोकतंत्र में लोगों को भाषण देने,
अपने विचार व्यक्त करने, उन्हें प्रकाशित करने, सरकार की आलोचना करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है। इसीलिए राजनीतिक दलों को उभार स्वाभाविक है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया है, बिना राजनीतिक दल के कार्य नहीं कर सकती। इसे पार्टी प्रशासन भी कहा जाता है। जब अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो वहाँ के लोगों ने राजनीतिक दलों की कल्पना नहीं की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने वहाँ के प्रशासन में जगह बना ली। हमारे देश भारत में कई राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थे, लेकिन अधिकतर दल स्वतंत्रता के बाद राजनीति में आए। अब हम देखेंगे अपने राजनीतिक दलों की विशेषताएं, भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो विशेषता है भारतीय दल की, वो है बहुदलीय प्रणाली। हमारे यहाँ पर एक दल नहीं है, यहाँ पर कई दल हैं, कई पार्टियाँ हैं, इसे ही बहुदलीय प्रणाली है। ये भारत में स्विट्जरलैंड की तरह ही बहुदलीय व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं दूसरी विशेषता है एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत। मतलब भारत में बहुदलीय प्रणाली पश्चिमी देशों की बहुदलीय प्रणाली जैसी है, जैसे कि फ्रांस में है। फ्रांस से यह बहुत अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई दल चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जब शुरू में भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वो थी कांग्रेस, जो सबसे पहले एक दल बना था। उसके बाद से फिर एक पार्टी का अंत हो गया और फिर कई पार्टियाँ एक साथ आईं। इसकी तीसरी विशेषता है प्रमुख और ताकतवर विपक्ष का उदय। भारतीय पार्टी प्रणाली की एक और विशेषता यह है कि यहाँ संगठित और प्रभावी विपक्षी, मतलब जो विपक्ष होता है केंद्र में, एक तो सरकार पक्ष और दूसरा उसका विपक्ष, की कमी रही है। सर आइवर कहते हैं, जेनिंग्स कहते हैं कि विपक्ष के बिना जो लोकतंत्र है उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जितना ही महत्वपूर्ण सरकार जो पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष को बताया जाता है, ताकि वो सरकार की कमियों को उजागर कर सके और जनता को उससे रूबरू करा सके, उन्हें बता सके कि इसकी क्या कमियां हैं और उन्हें वो सुधार सके अपनी कमियों को। अगली विशेषता हम देखते हैं चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। अब चुनाव आयोग द्वारा जो जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है और तभी उन्हें मान्यता दी जाती है। और इसकी अगली विशेषता हम देखते हैं राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना पूरी तरह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन सिद्धांतों पर आधारित है। आगे हम देखेंगे असंतुष्ट दल। कुछ असंतुष्ट दल भी हैं। भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की एक और विशेषता दलों की खोज है। यहाँ पर दो तरह के गुट हैं, कुछ सत्ताधारी, कुछ असंतुष्ट दल। आगे इसकी विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है भारतीय दल की सत्ताधारी पार्टी और सरकार। भारतीय दल प्रणाली के आलोचकों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का पार्टी की सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषता कार्यक्रमों की तुलना में नेतृत्व की प्राथमिकता। भारत में कई राजनीतिक दलों में नेतृत्व कार्यक्रम को प्रमुखता दी जाती है। ऐसा करना जारी है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नाम पर बड़ी सफलता हासिल की थी। जिस तरह के आजकल भी बीजेपी को जो सफलता मिली है वो नरेंद्र मोदी जी की नाम पर ही मिली है। चलिए आगे हम देखते हैं सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। भारतीय पार्टी प्रणाली की एक विशेषता सांप्रदायिक दलों की उपस्थिति है। यद्यपि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक दलों का भविष्य उज्जवल नहीं है, लेकिन उनके प्रचार और गतिविधियों के कारण देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया है। अगली विशेषता है क्षेत्रीय दलों का होना। राजनीतिक दलों में जो क्षेत्रीय दल होते हैं वह अपने हितों के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, ये इसकी विशेषता है। अब हम जानेंगे, हमारा अंतिम प्रश्न है भारतीय संघवाद। हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, क्या भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको देख लिया है। ये हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? हम इसका उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत संघात्मक कैसे है, फिर हम जानेंगे कि भारत को अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संघवाद। संक्षिप्त तौर पर संघवाद एक द्वैध सरकार प्रणाली है।
जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद उसे कहा जाता है जिसमें एक सरकार होती है और उसमें सरकार जो केंद्र होता है और फिर उसके कई राज्य होते हैं। तो संघवाद में जो विशेषताएं होती हैं जिसे संघवाद कहा जा सकता है, तो उसकी विशेषताएं हम देखते हैं। पहली विशेषता है संघवाद में एकल संविधान होता है। भारत में केवल एक ही संविधान को अंगीकृत किया गया है। यह समग्र रूप से राज्यों दोनों पर लागू होता है, जबकि एक वास्तविक संघ में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। और दूसरी विशेषता देखते हैं शक्ति विभाजन। किसी वास्तविक संघ में दो सरकारों के बीच शक्तियों का समान रूप से विभाजन होता है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है। अगली विशेषता हम देखते हैं संविधान अत्यधिक कठोर नहीं है। भारत के संविधान में भारतीय संसद द्वारा समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। कई मामलों में संविधान में संशोधन के लिए संसद को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती। आगे देखते हैं हालांकि राज्यों के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों पर संविधान जो अत्यधिक कठोर नहीं है, इसके बारे में हम देख रहे थे। हालांकि राज्यों के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन और कानूनों पर आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। जो संविधान के संशोधन 368 के तहत होते हैं, उनमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा ही इसका संशोधन किया जाता है। आगे हम विशेषता देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। उच्च न्यायालय जो किसी राज्य के शीर्ष न्यायालय होते हैं, पदानुक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखे गए हैं। एकल नागरिकता, भारत में नागरिकता एकल है, जबकि जो संघ होता है उसमें नागरिकों को केंद्र की अलग होती है और राज्य की जो नागरिकता है वो अलग मिली होती है। वहाँ का जो संविधान होता है वो भी एक होता है। असली में जो संघ होता है, एक संघात्मक व्यवस्था, वहाँ पर संविधान भी अलग अलग होता है, राज्यों का अलग होता है और जो केंद्र का है वो अलग होता है, और नागरिकता भी दो होती हैं। और हमारे भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए भारत को पूरी तरह एक संघ राज्य नहीं कहा जा सकता। सभी भारतीय नागरिक देश के नागरिक हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और जबकि स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान की प्रकृति हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय सिद्धांतकार केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघीय माना है। भारत के संविधान को हम अर्धसंघीय कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संविधान जो बनाया गया है उसमें ना तो संघात्मक व्यवस्था को पूरी तरह से लिया गया है और ना ही एकात्मक व्यवस्था को पूरी तरह लिया गया है। इसमें दोनों का जो दोनों को सम्मिलित तत्वों को लेकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। इसे अर्धसंघात्मक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से संघीय चीज़ों को नहीं लिया गया है। अब हम जानते हैं A.R. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का अंग माना था। सतपाल बनाम पंजाब राज्य अन्य 1969 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय माना था। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैसी है। भारत में एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारत में दोनों का मिश्रण लिया गया है। भारत पूरी तरह से संघात्मक राज्य नहीं है। तो उन विशेषताओं को हम बताने के बाद इसे बता सकते हैं कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से बने रहें, ताकि हम MA से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाएं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू।